जो जीएस पेपर फर्स्ट है उसके अंतर्गत हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उस हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे और ख़ास करके हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जो हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि एक प्रतिष्ठित नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, राइट। ध्यान से क्वेश्चन को आप सुनिएगा कि एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ गांधी जी एज एन इमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर। तो ये क्वेश्चन है, राइट। और ये क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन है 38 मार्क्स के लिए, राइट। जैसा कि बीपीएससी एक यूनिक के सिविल सर्विसेज आयोग है जो अपने क्वेश्चन को भी डिफरेंट ढंग से रखा है पैटर्न को, और ये क्वेश्चन हमें 38 मार्क्स में पूछा गया है, यानी फुल लेंथ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर जब हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन की अंतर्गत क्या है कि गांधी जी का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में उद्भव, राष्ट्रीय नायक के रूप में उद्भव या उदय, इमरजेंस, और इसके कारण का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ध्यान ये रखना है कि इसके लिए जो उत्तरदायी कारण है उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। और जब कभी भी हम मेंस का आंसर लिखते हैं तो मेंस के आंसर लिखने के क्रम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या होता है कि हम क्वेश्चन का जब आंसर लिखें, राइट, तो क्वेश्चन के जो आंसर लिखें उस आंसर का आप इंट्रोडक्शन अच्छा लिखें, राइट। क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, और इंट्रोडक्शन लिख करके क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे, राइट। तो डिफरेंट वे से लोग क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन लिखने के बाद पूरी जो क्वेश्चन की स्ट्रक्चर होगी उस स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे, और फिर कंक्लूजन की बात भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आप लिखने जाते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से जब आप इंट्रोडक्शन लिखने जाएं तो चूँकि ये इतिहास सेक्शन का प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं कि गांधी जी के एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में उद्भव की व्याख्या कार्य कारण एवं परिवर्तन तथा निरंतरता के संदर्भ में किया जा सकता है। यह दो चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी हम कारण को पढ़ते हैं तो इतिहास के अंतर्गत कारण का अध्ययन हम कार्य कारण संबंध के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, राइट। और इसलिए अगर आपको इसकी भूमिका लिखनी है, इसका परिचय लिखना है, इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, तो पहले आप कार्य कारण संबंध के परिप्रेक्ष्य में भूमिका को दीजिए, और साथ ही साथ उसमें परिवर्तन एवं निरंतरता, ये दोनों चीज़ों को इसमें शामिल कीजिए। कैसे, ये शब्द इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। जब हम इसके स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि गांधी जी का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में अगर उद्भव का आलोचनात्मक आप मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आप इंट्रोडक्शन कार्य कारण संबंध के परिप्रेक्ष्य में एवं परिवर्तन एवं निरंतरता के संदर्भ में लिखने का प्रयास करें। दूसरा कि जब
इन चीज़ों की व्याख्या करें, आलोचनात्मक व्याख्या करें, तो खास करके जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा कि कौन से कारक के उत्तरदायी थी, कौन सी परिस्थितियां जिम्मेवार थी, तो इन दोनों सेक्शन के विश्लेषण के लिए पहला यहाँ पर कारण की जब व्याख्या हम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि भारत की राजनीति में 1908 से 1915 के बीच की राजनीतिक परिस्थितियां क्या है। राजनीतिक परिस्थितियां ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधी जी 1915 में भारत आते हैं, राइट, और उसके बाद ही गांधी जी भारत की राजनीति में प्रवेश करते हैं। 1 साल तक वो भारत का भ्रमण करते हैं और 1 साल तक भारत का भ्रमण करने के बाद उन्हें भारत की परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है और उन परिस्थितियों के आधार पर वे अपनी राजनीतिक रणनीति का निर्धारण करते हैं। तो उस समय की क्या परिस्थितियां थी, यानी गांधी जब भारत आते हैं और भारत आने के बाद गांधी ने भारत का भ्रमण शुरू किया, भारत को जानने का प्रयास किया, तो उस दरमियान भारत में क्या परिस्थितियां थी, ये परिस्थितियां जो है गांधी के उद्भव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। गांधी के एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में उद्भव जो होता है उसमें तत्कालीन परिस्थितियों का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं तो एक तरह से भारत में यहाँ राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी, पॉलिटिकल वैक्यूम था भारत में, क्योंकि भारत में जो 1907 में सूरत कांग्रेस में कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो विभाजन के बाद कांग्रेस का नरम दल और गरम दल दोनों बट गया था और कोई बहुत बड़ी शक्ति के रूप में कांग्रेस वहाँ पर रह नहीं गई थी, राइट। तो एक तो परिस्थितियाँ थी कि भारत में कोई ऐसा नेशनल लीडर नहीं विद्यमान था जिसको लेकर के गांधी को एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी हो। तो एक तो राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी जिसको आप यहीं से स्टार्ट करेंगे कि गांधी के जो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में, एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में उद्भव में उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। आप यहाँ से पॉइंट लेकर के शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक शून्यता विद्यमान थी। इसके अलावा जो इस समय की जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति में एक और आप ध्यान में रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध इस समय हो रहा है और प्रथम जो विश्व युद्ध है जो कि 1914 से 18 के बाद, तो इससे जो परिस्थितियां बनी इसका जो इम्पैक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर हुआ, उस इम्पैक्ट ने गांधी के उद्भव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, राइट। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या था कि मूल्य वृद्धि यानी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था और इन्फ्लेशन में भी हम देखते हैं 2 तरह का चीज़ वहाँ पर दिखाई देता है कि एक तो कृषि उत्पादों का मूल्य घट रहा था और गैर कृषि उत्पाद जो थे उन गैर कृषि उत्पादों का मूल्य बड़े पैमाने पर बढ़ रहा था, राइट। इस गैर कृषि उत्पादों के मूल्य के बढ़ने से ज़्यादातर उद्योगपति और पूंजीपति को लाभ हुआ था, जबकि भारतीय जनसंख्या का अधिकांश जो भाग था, जो कृषक समुदाय था और जो मजदूर वर्ग था, उसको बहुत बड़ा इससे घाटा हुआ था। न केवल मूल्य वृद्धि हुई थी बल्कि प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों के कारण भारत से अनाज का निर्यात किया जा रहा था और युद्धकालीन अर्थव्यवस्था का निर्माण भारत में कर दिया गया था, यानी भारतीय संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन अपनी युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहा था। इसी स्थिति में इस समय क्या हो रहा था कि इस समय क्या हुआ कि भारत में एक अकाल जैसी स्थिति दिखाई दे रही थी, अकाल जैसी स्थिति दिखाई दे रही थी और इससे जनता का जो अधिकांश वर्ग था वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। लोगों को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि हम करें तो क्या करें,
राइट। लोग चारों तरफ से परेशान थे और इसका इम्पैक्ट इस तरह से पड़ता है। तो एक तो इससे के कारण भी चीज़ें आप देखेंगे, और इस कारण से आप देखेंगे कि भारत में जो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से मजदूर और किसान आंदोलन होते हैं, और उस मजदूर और किसान आंदोलन को गांधी नेतृत्व प्रदान करते हैं, और अल्टीमेटली उसके माध्यम से गांधी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनका उद्भव होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थिति तो एक तो ये है। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में सरकार युद्ध में भर्ती के लिए जबरदस्ती भर्ती करती थी, है ना, युद्ध में जबरदस्ती भर्ती करना, और ये भर्ती पंजाब के इलाकों से ज़्यादा हो रही थी, हरियाणा के इलाकों से ज़्यादा हो रही थी। जो खेतीहर जो लोग थे, जो किसान थे, किसानों का जबरदस्ती सैनिक के रूप में भर्ती किया जाता था। उसके कारण भी जो कृषि अर्थव्यवस्था था, उस कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा था। युद्धकालीन परिस्थितियों से भारत के उद्योगपतियों ने कुछ लाभ तो उठाया था, लेकिन 1918 में जब युद्ध बंद हो गया तो फिर उससे उनको भी उनकी जो आय थी, उस आय में कमियां होने लगी थी। तो ये जो इम्पॉर्टेंट जो परिस्थितियां बन रही थी उस समय, और इस परिस्थिति में आप देखिएगा कि 1908 के से लेके 1918 के बीच में एक महत्वपूर्ण आंदोलन होम रूल आंदोलन होता है एनी बेसेंट द्वारा और बाल गंगाधर तिलक द्वारा। वो भी 1916 ईस्वी में उसको हम निरंतरता के तत्व के रूप में देखेंगे, राइट। तो एक तो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां इस तरह से थी कि उसमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो उन परिस्थितियों के अध्ययन के आधार पर अपनी राजनीतिक रणनीति का निर्माण करता है, तो उसके पीछे जनता का समर्थन होना स्वाभाविक था। तो एक तो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां गांधी के उद्भव के लिए एक आधार का निर्माण करती है, लेकिन परिस्थितियां अगर ऐसी थी तो कोई दूसरा क्यों नहीं नेता के रूप में उभर गया। तो परिस्थितियां अवश्य विद्यमान थी, लेकिन गांधी का जो उद्भव है या गांधी का जो उदय है, इस उदय में गांधी ने राजनीतिक रणनीति में परिवर्तन किया, व्यापक परिवर्तन किया। ध्यान ये रखना है कि जो पहले की राजनीति थी, यानी अगर आप 1915 के पहले की राजनीति भारत का देखें तो 1915 का जो राजनीति थी वो एक तरह से अभिजात वर्गों द्वारा लीडरशिप प्रदान किया गया था, और उसमें भागीदारी भी अभिजात वर्ग की थी। जो मध्यम वर्ग था, शिक्षित मध्यम वर्ग था, उसमें भी उच्च शिक्षित मध्यम वर्ग की भागीदारी थी। आम जनता की भागीदारी जो है बहुत कम थी, और इसलिए जो गांधी के पहले के चाहे उदारवादी हों चाहे उग्रवादी हों, उनको राजनीतिक सफलता नहीं मिलती है। गांधी इस बात का अध्ययन कर चुके थे कि भारत में अगर राजनीति को अगर नवीन दिशा देनी है तो भारत में नई तरह की राजनीति करनी होगी, नई तरह के विचारधारा हमें लाना पड़ेगा, और तब जाकर के भारत की जनता का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम ब्रिटिश सरकार से लड़ नहीं पाएंगे। इस स्थिति में भारत में गांधी ने भारत की जो राजनीतिक रणनीति थी उसमें मूलभूत परिवर्तन किया था, और इसलिए हमने कहा कि जब आप आंसर लिखने जाएं तो आप कहें कि परिवर्तन और निरंतरता का तत्व भी गांधी के उद्भव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। गांधी का क्या उसमें रोल था, गांधी क्या लाए, जो कि गांधी एक देश के सर्वमान्य नेता के रूप में विकसित हो गए, एक लोकप्रिय नेता के रूप में विकसित हो गए, एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता के रूप में विकसित हो गए। तो इसमें पहला जो पॉइंट है गांधी का, उसमें गांधी ने भारत में सर्वसमावेशी राजनीति की शुरुआत की। देखिए, सर्वसमावेशी जो टर्म यहां पर मैं यूज कर रहा हूं, राइट, ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स जो है भारत में शुरू करने का काम गांधी ने किया। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का मतलब क्या है
कि गांधी ने भारत के सभी वर्गों को अपनी राजनीतिक रणनीति के साथ जोड़ा। यानी गांधी ने जिस राजनीतिक के रणनीति का निर्माण किया, उस राजनीतिक रणनीति ने भारत के सभी वर्गों को दिखाया कि उसमें गांधी की जो राजनीतिक रणनीति है उसमें सभी के लिए कुछ न कुछ है। राइट? कैसे सभी के लिए कुछ न कुछ है? तो गांधी ने क्या किया कि सभी वर्गों को जोड़ा। देखिए, राजनीति में वही व्यक्ति सफल होता है, वही नेता सफल होता है जिसकी राजनीतिक रणनीति में समाज के सभी वर्गों को लगता है कि इसमें मेरी हिस्सेदारी है, इसमें मेरी भागीदारी है, यह व्यक्ति मेरी बात कर रहा, यह व्यक्ति मेरी समस्याओं का निदान कर रहा। तो गांधी ने अपनी राजनीतिक रणनीति में किसान को जोड़ा, मजदूर को जोड़ा, शिक्षित मध्यम वर्ग को जोड़ा, उच्च मध्यम वर्ग के साथ साथ निम्न मध्यम वर्ग को भी जोड़ा। बाद के दिनों में आप देखिएगा कि गांधी को भारत के उद्योगपतियों और व्यापारियों से भी व्यापक समर्थन मिला। तो एक सर्वसमावेशी रणनीति, एक सर्वसमावेशी राजनीति जिसमें गांधी ने महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ा। ध्यान ये रखना, महिलाओं को जोड़ा, दलित को जोड़ा, अनुसूचित जातियों को जोड़ा, और एज ए होलिस्टिक चीज वहां पर गांधी करते हैं जो कि अभी तक भारत की राजनीति में नहीं हुआ था। दूसरा कि गांधी ने जो राष्ट्रवाद की परिकल्पना की, राइट, तो गांधी ने प्राचीन संस्कृति, ध्यान ये रखना कि प्राचीन भारतीय जो संस्कृति है उस प्राचीन भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करते हुए एक भारतीय सभ्यता की परिकल्पना की, एक भारतीय राष्ट्र की परिकल्पना की। और गांधी ने कहा कि भारत में ये जो भारतीय सांस्कृतिक जो राष्ट्र है इसका अस्तित्व पहले से ही था। इसके अलावा गांधी ने अपनी राजनीतिक रणनीति में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया। आप जानते हैं कि धार्मिक जो प्रतीक होते हैं वो जनता की लामबंदी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और इसलिए गांधी ने जो रामचरितमानस की जो पाठ है उसका गांधी अक्सर अपने भाषणों में उपयोग करते थे, और गांधी रामराज की परिकल्पना भी प्रस्तुत करते थे। और गांधी ने कहा कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। धर्म का संदर्भ गांधी का यह नैतिकता से था। गांधी राजनीति को नैतिक मूल्यों पर स्थापित कर रहे थे। उन्होंने नैतिकता की बात की, मूल्य आधारित राजनीति की बात की, और न केवल बात की बल्कि उस तरह का कार्य भी किया गांधी ने कि गांधी एक मूल्य आधारित राजनीति की बात करते हैं और उस तरह का कार्य भी गांधी करते हैं। इसके अलावा गांधी ने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया कि गांधी ने जो राजनीति का लक्ष्य निर्धारित किया, राइट। तो लक्ष्य के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि गांधी ने हवाई लक्ष्य निर्धारित किया। हवाई लक्ष्य का मतलब क्या है कि गांधी ने एक सब्जेक्टिव लक्ष्य निर्धारित किया। गांधी ने कहा कि मेरी जो राजनीतिक रणनीति है उसका उद्देश्य भारत को स्वराज्य प्राप्त करना। लेकिन स्वराज्य की व्याख्या गांधी बड़ा सब्जेक्टिव रूप में करते हैं। हिंद स्वराज में गांधी ने स्वराज्य की व्याख्या की थी कि स्वराज्य का मतलब ये नहीं कि अंग्रेजों को हम यहाँ से एकदम सदा के लिए भगा दे रहे हैं। स्वराज का मतलब है कि हम अपनी संस्कृति के अनुरूप अपने ऊपर स्वशासन करें, यही हमारा स्वराज्य है। यानी स्वराज्य पूरी व्यवस्था को लेकर के गांधी खुद पर शासन करने और शासन में लोगों की भागीदारी की बात कर रहे थे, जिसको उन्होंने रामराज के रूप में भी दिखाने का प्रयास किया। तो ये गांधी एक टोटली डिफरेंट राजनीति करते हैं, डिफरेंट स्तर की राजनीति करते हैं। इसके अलावा गांधी की जो राजनीति है विचारधारा के स्तर पर अगर आप देखिएगा तो विचारधारा के स्तर पर गांधी जो है, जो पश्चिम की जो सभ्यता है, जो पूंजीवादी सभ्यता है, उसकी आलोचना करते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने भारत में जो शासन प्रारंभ किया था उसमें उन्होंने एक सभ्यता मिशन की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, और भारत के जो प्रथम पीढ़ी के जो शिक्षित वर्ग थे उनको लगता था कि अंग्रेज भारत को सभ्य बनाएंगे, भारत को विकसित बनाएंगे,
लेकिन गांधी ने क्या किया कि उनकी पश्चिम की सभ्यता की अवधारणा की जबरदस्त आलोचना की। गांधी ने पूंजीवाद की आलोचना की और गांधी उसकी जगह सादा जीवन और उच्च विचार की बात करने लगे। गांधी ने अपनी वेशभूषा में बदलाव किया। आप देखिएगा कि गांधी अपने आप को एक संत की छवि प्रदान करते हैं और भारत में संत की छवि लोगों को आकृष्ट करता है, खींचता है लोगों को। और गांधी पूंजीवाद की व्याख्या करते हैं और पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति जो शिक्षित वर्ग था उसका भी मोह भंग हुआ था, क्योंकि 1914-18 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस प्रथम विश्व युद्ध में शिक्षित मध्य जो वर्ग था, जो कि सरकार की नौकरियों में भी था या शिक्षित मध्य वर्ग के बीच भी बेरोजगारी बढ़ती है, तो उनको भी पूंजीवाद से निराशा होती है, पूंजीवादी व्यवस्था से निराशा होती है और गांधी उसकी जबरदस्त आलोचना करते हैं। इसके अलावा गांधी क्या करते हैं कि गांधी ने इसके अलावा क्या किया कि गांधी ने एक अलग राजनीतिक रणनीति, गांधीयन जो स्ट्रेटजी है, पॉलिटिक्स का स्ट्रेटजी है, उसके अंतर्गत गांधी ने जो रणनीति बनाया, जो अस्त्र बनाया, राजनीतिक अस्त्र जिसका इस्तेमाल गांधी ने किया, उसमें उन्होंने अहिंसा को एक राजनीतिक अस्त्र बनाया। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि गांधी क्यों अहिंसा की बात करने लगे, क्योंकि उस समय जब गांधी ने भारत का भ्रमण किया तो गांधी ने पाया कि भारत के अधिकांश लोग अहिंसक हैं और भारत के अधिकांश जो लोग थे 1920 के दशक में उसमें सत्य और अहिंसा के प्रति गजब का निष्ठा था। लेकिन ये गांधी की एक बहुत ही बेजोर राजनीतिक रणनीति भी थी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अहिंसा के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से अगर सरकार का विरोध करता है, तो अगर उस पर सरकार अतिक्रमण करती है तो इसकी प्रतिक्रिया लोगों में होती है और लोग एकजुट होते हैं, जो कि दिखाई भी दिया कि जब गांधी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर सत्याग्रह के माध्यम से गांधी ने जब आंदोलन भारत में शुरू किया तो लोगों का जबरदस्त गांधी को समर्थन प्राप्त हुआ और उसमें गांधी की अपनी रणनीति थी। गांधी ने उसको जब शुरू किया तो उसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती थी और जब गांधी ने महिलाओं को शामिल किया तो जब कोई भी भारतीय समाज का एक प्रकृति है, नेचर है कि कोई आपकी महिलाओं पर अगर अत्याचार करता है तो आप उठ खड़े होते हैं, राइट। और ये ऐसा हुआ भी कि गांधी ने महिलाओं को प्रवेश दिला करके सत्याग्रह की राजनीति और अहिंसा की रणनीति के माध्यम से गांधी ने एक ऐसा वैकल्पिक अस्त्र तैयार किया जिसको अंग्रेज समझ नहीं सके। शुरू में उनको लगता था कि इससे क्या होने वाला है, वो समझ नहीं सके और गांधी ने इससे जनता को लामबंद कर दिया, पूरी तरह से जनता की लामबंदी कर दी। तो गांधी की जो ये रणनीति थी, ये गांधी के एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उद्भव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक और चीज़ गांधी ने किया जिसको आप दे सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि गांधी ने क्या किया, उसके पहले जो राजनीति की दिशा थी उस राजनीति में जो लीडर होते थे, अभिजात वर्ग के थे, उनका जनता से एक तरह से लगाव नहीं था, जुड़ाव नहीं था। लेकिन गांधी ने अपने आंदोलन के अंतर्गत क्या किया कि जो निम्न वर्गीय आंदोलन थे, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो आंदोलन थे और ग्रामीण क्षेत्र में जो लीडर थे, उन नेताओं को अपने साथ जोड़ा। चूँकि ऑलरेडी आंदोलन चल रहा था, जैसे बिहार में आप देखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह की जो रणनीति थी, राजकुमार शुक्ल, खेडर राय, संत राय ये पहले से ही कर रहे थे। गांधी उस चंपारण सत्याग्रह में भाग लेते हैं और चूंकि गांधी की एक अंतर्राष्ट्रीय छवि भी थी कि गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा की जो रणनीति थी उसको सफलीभूत किया था गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में, और उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय छवि थी, इसका भी गांधी को लाभ मिलता है। लेकिन वो लोकल आंदोलन को अपने साथ जोड़ते हैं, उसके राष्ट्रीय आंदोलन के साथ क्षेत्रीय आंदोलनों को जोड़ते हैं, जो कि आप पे चंपारण में भी देखते हैं और फिर आप पे गुजरात के खेड़ा में भी देखते हैं कि मोहनलाल वहाँ पर आंदोलन करते हैं और उनको अपने साथ ये जोड़ लेते हैं। तो एक तरह से राष्ट्रीय राजनीति के साथ क्षेत्रीय राजनीति को जोड़ करके और गांधी अपने आंदोलन का जो आधार है उस
के आधार को ग्रामीण भारत का आधार बनाते हैं, क्योंकि गांधी को मालूम था कि भारत की अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और इसलिए गांधी ग्रामीण क्षेत्रों के जो आंदोलन थे उन आंदोलनों को जोड़ते हैं और शहरी क्षेत्र में जो मजदूर आंदोलन है उस आंदोलन में भी गांधी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा कि अहमदाबाद में दिखाई देता है। तो ये गांधी के उद्भव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस चीज़ को आपको वहाँ दिखाना चाहिए। इसके अलावा गांधी ने क्या किया कि जैसे हमने आपको कहा कि आपको निरंतरता के तत्व पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर गांधी के पहले अगर हम बात करें, खास करके 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन हुआ था, तो गांधी ने ये स्वदेशी और बहिष्कार, देखिए स्वदेशी बहिष्कार, असहयोग एवं सविनय अवज्ञा, इस तरह का कॉन्सेप्ट हमें स्वदेशी आंदोलन में भी दिखाई देता है। राइट, अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध की अवधारणा का प्रतिपादन किया था स्वदेशी आंदोलन में। उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके गांधी ने उसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में रखा। तो गांधी पहले से विद्यमान स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जो कि असहयोग दिखाई देता है, हमें कहाँ दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है 1905 के स्वदेशी आंदोलन में। राइट, इतना ही नहीं, 1905 के स्वदेशी आंदोलन में चरखा की भी बात हो रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ग्रामीण भारत के विकास की भी बात कर रहे हैं, लघु उद्योगों के विकास की बात भी कर रहे हैं, घरेलू उद्योगों के विकास की बात भी कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति को भी विकसित करने की बात कर रहे हैं। तो गांधी इन निरंतरता के तत्वों को भी अपने साथ जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उसको विशेष रूप से गांधी क्रियान्वित करने में सफल हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ये प्रतीकात्मक था, यहाँ पर व्यवहारिक रूप में गांधी ने इसका उपयोग किया और व्यवहारिक रूप में गांधी ने इसका उपयोग किया। इसी बीच हमने चर्चा भी ये किया कि 3 महत्वपूर्ण आंदोलन होते हैं भारत में। एक तो चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में होता है, दूसरा खेरा सत्याग्रह जो कि गुजरात में होता है और तीसरा अहमदाबाद मिल मालिकों का जो मिल मजदूरों का जो आंदोलन है, उन मिल मजदूरों के आंदोलन में गांधी पार्टिसिपेट करते हैं और तीनों में गांधी को सफलता मिलती है। ये भारत के आधुनिक भारत के इतिहास में राजनीतिक आंदोलन में पहला ऐसा होता है कि गांधी इन तीनों में सफलता प्राप्त करते हैं। अदरवाइज पहले के आंदोलनों का सफलता का जो रेट था वो बहुत कम था और इन तीनों आंदोलन में कुछ रेडिकल तत्व भी स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी के विचारों में शामिल होते हैं और इस तरह से गांधी भारत के एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उद्भव होते हैं। और जब रॉलेट सत्याग्रह का गांधी घोषणा करते हैं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, तो वहाँ पर गांधी को एक तरह से व्यापक समर्थन मिलता है। लेकिन हमें इसमें आलोचना भी करनी है, ध्यान ये रखना है कि ये गांधी के एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उद्भव के अंतर्गत इन सारी पॉइंट को आप दिखा सकते हैं और इसके साथ साथ इसमें कमियां क्या है। तो देखो, जब रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन गांधी शुरू करते हैं और उसी सत्याग्रह के बीच में आप देखिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो गांधी के पास संगठन नहीं था। एक तो गांधी की कमियां थी कि गांधी के पास संगठन नहीं था और विदाउट संगठन के गांधी ने इतनी बड़ी राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जिसमें एक तो गांधी को सफलता कम मिली और दूसरा क्या था कि गांधी के आंदोलन में हिंसा का प्रवेश भी हुआ, जबकि गांधी अहिंसक आंदोलन की बात कर रहे थे। दूसरा, गांधी ने अपने आंदोलन में धर्म या धार्मिक प्रतीकों का उपयोग किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बाद के दिनों में अप्रत्यक्ष रूप से उससे सांप्रदायिकता का विकास होता है। अप्रत्यक्ष रूप से हम बात कर रहे हैं कि सांप्रदायिकता का विकास होता है। और तीसरा कि जब गांधी ने अपनी आंदोलनों के अंतर्गत
जो जनता की लामबंदी की, उन जनता की लामबंदी में गांधी का एक और अप्रोच क्या था कि गांधी नियंत्रित आंदोलन करते थे, नियंत्रित आंदोलन चाहते थे। और जब भी आंदोलन गांधी के हाथ से निकलने लगती थी तो गांधी आंदोलन को वापस ले लेते थे, और जिसके कारण गांधी के आंदोलन में तत्कालिक जो लक्ष्य होते थे, जैसे अशोक आंदोलन में आप देखिएगा तो तत्कालिक लक्ष्य गांधी को प्राप्त नहीं हो सका। चौरी चौरा घटनाक्रम के बाद उन्होंने आंदोलन को स्थगित किया, और उसके बाद आप देखिएगा कि जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात गांधी खिलाफत आंदोलन को समर्थन देकर कह रहे थे, तो बाद में 1922 के बाद हिंदू मुस्लिम एकता विखंडित हो जाती है। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जो सांप्रदायिक शक्तियाँ थी वो भी गांधी के इस तरह की रणनीति के कारण उनको बल मिलता है, और इसके कारण गांधी के आंदोलनों में कुछ सीमाएं हैं, और इस तरह से आप उसकी सीमाएं को रेखांकित कर सकते हैं। और फिर लास्टली कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार गांधी के आंदोलनों की कुछ निश्चित सीमाएं हैं, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद गांधी का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता के रूप में उद्भव उपरोक्त वर्णित विभिन्न कारकों की आपसी क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ, और फलतः गांधी जो है भारत में एक निर्विवाद राष्ट्रीय प्रतिष्ठित नेता के रूप में विकसित हुए। और इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू।